नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 101 की दूसरी क्लास लेंगे। इससे पहले पहली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर को नहीं सुना है, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो देखो भाई, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जो ये वाला चैप्टर है, ये आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं, जिन शब्दों को समझे बिना आप इस इतिहास में आगे नहीं पढ़ सकते, फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझिएगा। किताब आपके सामने होनी चाहिए, और किताब नहीं है तो फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को समझना। तो देखो, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होती है हिस्ट्री, एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, और एक होती है प्री हिस्ट्री। यानी कि एक होता है इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास, और एक होता है प्राक इतिहास। तो देखो, पुरातत्व की वो शाखा जो मनुष्य के इतिहास के प्रारंभिक चरण का अध्ययन करवाती है, वो प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री कहलाती है। या फिर इसे और आसान लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो देखो, जो प्रारंभिक मनुष्य था, जो बिल्कुल शुरुआती मनुष्य था, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, लिखन पढ़न तो उसके बारे में पता है नहीं हमें, केवल पत्थरों के औजारों से उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि पत्थरों के औजार को किस प्रकार से प्रयोग करता था, शिकार करता था, या कैसे कैसे जीता था। यानी कुल मिलाकर उसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है। तो हम कहेंगे ये काल प्री हिस्ट्री कहलाएगा। यानी कि प्राक इतिहास के काल के बारे में हमें जो भी पता चलेगा वो पुरातात्विक अवशेषों से पता चलेगा, पत्थरों से पता चलेगा, गुफाओं से पता चलेगा। यानी कि इंसान के बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री की, यानी कि आद्य इतिहास की, तो इतिहास और प्राक इतिहास के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसे ही आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि जो प्रारंभिक इतिहास है, वो इतिहास जिसके बारे में हमें पुरातात्विक शाखाओं से पता चल रहा है, पुरातात्विक स्रोतों से पता चल रहा है, या फिर वो इतिहास जिसकी कोई लिपि नहीं है, केवल हमें पत्थरों के औजारों से पता चल रहा है, तो वो इतिहास क्या कहलाएगा? प्राक इतिहास कहलाएगा। और जो प्राक इतिहास और इतिहास के बीच का इतिहास होगा, उसे हम आद्य इतिहास या फिर प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटो हिस्ट्री में लेखन कला तो थी, और अभिलेख मिले भी हैं हमें, बट ना वो पढ़े नहीं गए हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें अभिलेख मिले, उसकी लिपि तो मिली हुई, लिखी हुई, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए हम तक। और जो हिस्ट्री है, यानी कि जो इतिहास है, इसके बारे में हमें अभिलेख मिले हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, उस लिपि को पढ़ लिया गया है। तो हिस्ट्री को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक इतिहास है, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, जिसमें हमें मोस्टली चीज़ें लिखित मिली हुई है, वंश, साम्राज्य, इन सब के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री की, यानी कि आद्य इतिहास की, तो यहाँ पर भी लिपि मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और उससे पहले का जो भी टाइम पीरियड है, उससे पहले का जितना भी इतिहास है, उसे हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं, जहाँ पर हमें लेखन कला के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम पत्थरों के औजारों से, गुफाओं से, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रारंभिक मनुष्य कैसा था। तो इतनी बात क्लियर हो गई है भाई। अब देखो, जो मानव अतीत है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक पाषाण युग, एक कांस्य युग, और एक लोह युग। यानी कि जहाँ पर हमें पत्थरों के औजारों से और मनुष्य का उन औजारों का किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और औजारों का भी विकास कैसे कैसे हो रहा है। यानी कि पहले औजार कैसे थे, फिर पत्थरों की फलकों को काट कर उसने कैसे औजार बनाए, फिर उसके बाद उसे और कैसे डेवलप किया। ये सब चीज़ें हम पाषाण युग में पढ़ते हैं, और फिर पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर जब कांस्य धातु की खोज हुई, तो कांस्य युग और फिर लोह युग। इससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ है, कि वो कैसे पाषाण युग से कांस्य युग और कांस्य युग से लोह युग में प्रवेश कर रहा है। इन सब चीज़ों से ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, जीवन जीने के तरीकों के बारे में पता चलता है, और मनुष्य अपनी अर्थव्यवस्था में किन गतिविधियों पर निर्भर था, खान पान के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर था, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अब तक की बात कितनी सी है? अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांट दिया? 3 पार्ट में। सबसे पहले इतिहास, फिर आद्य इतिहास, और फिर प्राक इतिहास। या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि सबसे पहले प्राक इतिहास, फिर आद्य इतिहास, और फिर इतिहास। इंग्लिश में हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। इसके बाद जब हम बात करते हैं इतिहास के जो 3 काल हैं, वो पाषाण युग हैं, कांस्य युग हैं और लोह युग हैं। अब हम इस चैप्टर में पाषाण युग की बात करेंगे। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो ये ना एक चार्ट सा बनाकर चलना आप, ठीक है भाई? नहीं तो मैं एक ना शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट की डाल दूंगा, जिसमें आपको ये चीज़ समझा दूंगा बोर्ड पर, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। वैसे तो आई होप सो समझ में आएगी। पहले आप क्या करोगे, नोट्स अगर बनाओगे, तो पहले आप बांटोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्राक इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री।
फिर उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास, और फिर हिस्ट्री। और प्राक इतिहास का मतलब आप समझ ही गए हो। प्राक इतिहास का क्या मतलब होता है? प्राक इतिहास का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य की सभ्यता है, सबसे पुरानी जो सभ्यता है, इवन जिसके बारे में हमें लिपि का ज्ञान नहीं है, लाखों साल पुरानी सभ्यता है, इनके बारे में पता चलता है। फिर आप कहाँ जाओगे? प्रोटो हिस्ट्री पर जाओगे, यानी कि आद्य इतिहास में जाओगे। लिपि तो मिली है बट ना उसे पढ़ा नहीं गया है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। फिर आप इतिहास में जाओगे, लिपि मिली है और उसे पढ़ा भी गया है, और महाजनपदों के बारे में, इन सब के बारे में पता चल रहा है, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे कि काल के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। किसको? अतीत वाले को। और फिर हम इस चैप्टर में जो पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब जिस बच्चे को पाषाण का मतलब नहीं पता उसके बारे में बता दूं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, लिथिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक है भाई। तो जो ये पाषाण है, पाषाण युग यानी कि पत्थरों का युग, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब आप ये कहोगे कि हम भाई पत्थरों को क्यों पढ़े? तो देखो, जो मनुष्य, प्रारंभिक मनुष्य था, वो प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति की प्रचंडताओं से डरता था। प्रकृति जैसा उसे भोजन देती थी वैसे वो भोजन कर लेता था। खेती वेती की कोई आविष्कार हुआ नहीं था, कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था। शिकार विकार करके अपना जीवन यापन करता था, कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन करता था। नदियों के किनारे बसता था, और नदी के किनारे ही ना वहाँ पर जो पत्थर पड़े रहते हैं, उन पत्थरों का प्रयोग वो करता था। तो नदी के किनारे रहने से उसे क्या फ़ायदा था? एक तो प्यास उसकी बुझ जाती थी, दूसरा नदियों के पास जितने भी जीव जंतु आते थे उन्हीं का शिकार करके वो उसने खा भी लेता था। आसपास की जो भूमि थी वहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे होते थे, तो वहाँ से कंदमूल फल फूल भी उसे मिल जाते थे। तो नदियों के किनारे जो पत्थर होते हैं वो क्वार्टस टाइप के पत्थर होते हैं, जो कि बहुत जल्दी से टूट भी जाते हैं। तो उसने ना उन पत्थरों का प्रयोग कैसे कैसे औजार के रूप में किया, और उसमें कैसे वो डेवलप्ड होता गया। तो यानी कि मनुष्य का ज्ञान कैसे आगे आगे बढ़ता गया, यही पाषाण युग की विशेषता, और यही हम पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ गए हम पाषाण युग में, यानी कि पाषाण मतलब पत्थर होता है, और पाषाण युग की विशेषता कैसे पाषाण के औजारों से हमें मानव सभ्यता के बारे में पता चलेगा, ये बात आप समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से होती है। उससे पहले बस कुछ शब्द अर्थ बताए गए हैं ताकि आपको आगे चीज़ें दिक्कत ना करें। तो कह रहा है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, वो वाली हिस्ट्री जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है भाई। तो प्राक इतिहास का जन्म 1859 में हुआ, जब उत्तरी यूरोप में लंदन की रॉयल सोसाइटी के सामने विलुप्त प्रजाति वाले जंगली मवेशियों और बड़े बड़े स्तनधारी जीवों की हड्डियों से बने प्राचीन पत्थर के औजार मिले। यानी कि जो लंदन की रॉयल सोसाइटी है, वहाँ पर पुरातात्विदों को कुछ अवशेष मिले, कुछ जंगली मवेशियों के अवशेष मिले, बड़े बड़े स्तनधारियों की हड्डियाँ मिली। अब भैया इन जीवाश्मों से ये पता चला कि ये तो पहले लुप्त हो चुकी प्रजातियों की हड्डियाँ हैं, यानी कि ये आज का मनुष्य नहीं है, ये तो शायद लाखों साल पुराने इतिहास की बात हो रही है। अब उस पर रिसर्च होने लगी। तो यूरोप में भौगोलिक परिदृश्य जो हुआ, यूरोप के जो इतिहास के बारे में पता चला, उसके भूगोल के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये तो हम जो आज मानव इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये तो शैशवावस्था में है। बल्कि मानव इतिहास तो बहुत लंबे पुराने लंबे समय से था। जैसे कि सर जॉन लुबैक ने अपनी किताब भी लिखी थी, एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि पाषाण युग को पुरा पाषाण युग और नवपाषाण युग में उन्होंने बांट दिया। यानी कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। एक पाषाण युग, पुरा पाषाण और एक नवपाषाण, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में आगे की जाएगी। देखो भाई, थ्योरेटिकल ना इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में चीज़ें टफ हो सकती हैं, तो आप ना बहुत ध्यान से समझना, और किताब आपके सामने होगी तो आसानी आएगी। उसका रीज़न ये है ना, थोड़ा सा ये डायग्राम वायग्राम से ना थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, बट इग्नू के स्टूडेंट पेपर से 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो इतना हार्ड वर्क ना कोई टीचर करना चाहता नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार किताब से पढ़ाया जाए आपको, और दोबारा ना एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे एक एक दो दो मिनट की जो वीडियो हैं वो डाल दी जाए। तो आप ना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो छोटी छोटी वीडियो होंगी हमारे चैनल पर, हिस्ट्री की एक एक दो दो मिनट वाली जो वीडियो होंगी, उसे ज़रूर देखना, ताकि ना छोटी छोटी चीज़ें आपको वहीं समझ में आ जाएँ। आगे देखो, भारत की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करोगे तो आप सबको पता है भारत की भौगोलिक विशेषताओं में उत्तर में हिमालय है, फिर समतल मैदान भी हैं, और फिर नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो ऐसे में भारत में बड़े पैमाने पर, प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ जैसे भीमबेटका की गुफाएं, कुंडल की गुफाएं हैं, उधर कश्मीरी सभ्यता के बारे में आपको पता चलेगा। तो भारत के अगर उपमहाद्वीप की बात करोगे तो यहाँ पर शिकारी संग्रहकर्ता भी लोग थे शुरुआत में, और बड़ी बड़ी मूल चट्टानें और पत्थरों की उपलब्धता भी है हमारे यहाँ। बहुत सारी धाराएं हैं, झरने हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, जंगली पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। तो ऐसे में हमारा जो पाषाण युग है वो पूरे उपमहाद्वीप पर यानी कि पूरे भारत में फैला हुआ है। तो भारत के परापाषाण काल की अगर विशेषताओं को बांटोगे तो ये तीन भागों में बटेगी, एक निम्न, एक मध्य और एक उच्च। यानी कि भारत के पुरापाषाण काल को पढ़ोगे जब आप, तो इसे कितने चरणों में बांटा हिस्टोरियन ने? तीन भागों में। एक निम्न पुरापाषाण, एक मध्य पुरापाषाण और एक उच्च। अब निम्न वाले को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक सोन सभ्यता और एक प्रायद्वीपीय सभ्यता। अब ये जो प्रायद्वीपीय सभ्यता है, कुछ एडवांस किताबें जब आप पढ़ोगे ना,
तो इसे कुल्हाड़ी विदारक परंपरा भी कहते हैं। अब कुल्हाड़ी का मतलब आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि वो लोहे की कुल्हाड़ी होगी। ये ना पत्थरों को शेप ऐसा देंगे कि वो कुल्हाड़ी टाइप का बन जाएगा। ठीक है भाई। तो सोन सभ्यता है वो सोन नदियों के किनारे पर बनी, सोन नदियों की वजह से इसका नाम पड़ा है कौन सा, सोहनियन सभ्यता। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पत्थरों के औजारों का यूज होगा, इसलिए इसे कंकड़ की परंपरा भी कहते हैं। और जो प्रायद्वीपीय सभ्यता है यानी कि जो साउथ इंडिया की सभ्यता है, इस सभ्यता को हम कुल्हाड़ी विदारक परंपरा भी कहते हैं। यानी कि निम्न पुरापाषाण काल को जब आप पढ़ोगे तो कितने टाइप की सभ्यता मिलेंगी आपको, दो टाइप की सभ्यता मिलेगी। एक सोन सभ्यता होगी या फिर उसे सोहनियन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सोन नदी थी। ये आपको उत्तर भारत में मिलेगी। और जो प्रायद्वीपीय सभ्यता है जिसे मद्रासी सभ्यता भी कहते हैं, कुल्हाड़ी विदारक सभ्यता भी कहते हैं, ये सभ्यता आपको कहाँ मिलेगी, साउथ इंडिया में। तो इन परंपराओं में बड़े बड़े कंकड़ों या पत्थरों से ये माना जाता था कि वो लोग इनका औजारों के रूप में यूज़ करते होंगे, शायद जानवरों को मारने के लिए यूज़ करते हो या फिर पेड़ पौधों की छाल को काटने के लिए इसका यूज़ करते हो। तो इन परंपराओं में बड़े बड़े पत्थरों का, उनके परतों का, यानी कि परतें जिन्हें इंग्लिश में फ्लैक्स कहते हैं। तो जैसे गणासा होता है, आपने देखा होगा लोहे का गणासा जिसमें एक तरफ धार होती है, तो ऐसे इन्होंने पत्थरों में क्या करा, एक तरफ से घिस घिस के उसमें एक तरफ धार कर दी। तो एक तरफ में पत्थर में जो धार होती है उसी को गड़ासा बोलते हैं। और कुल्हाड़ियों की बात करें तो कुल्हाड़ी यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ लोहे की नहीं होंगी, ये लकड़ी की ही कुल्हाड़ी, लकड़ी कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, पत्थरों को ही दोनों तरफ से घिस के उसे इस हिसाब से बना दिया जाएगा कि वो कुल्हाड़ी का कार्य करेगी। इसके अलावा यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल में खुरचनी मिली है, नोक वाले पत्थर मिले हैं, छिद्रक वाले पत्थर मिले हैं। मूल पत्थरों से निकाल कर इन्हें अलग अलग किया जाता था। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, वरना ये सब सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। देखो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ये देखिए। तो जो ये वाले चित्र है ना, जितने भी इन चित्र में पत्थर दिए गए हैं, इन पत्थरों के ही वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, ये सोन परंपरा के औजार हैं। सोन परंपरा में इस टाइप के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हें हस्त कुल्हाड़ कहा गया है। अब आप कुल्हाड़ी के नाम सोचोगे कि हाँ एक लकड़ी की उसमें डंडी लगी होगी और लोहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो ब्लेड लिखा है ये भी क्या है, ये भी नुकीले वाले पत्थर ही हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो पुरापाषाण काल के साक्ष्य क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलता है पुरापाषाण काल के बारे में। तो जितने भी हमारे मैदानी स्थल हैं और जितनी भी गुफाएं हैं, यहाँ से जो अवशेष मिले इससे हमें इस सभ्यता के बारे में यानी कि इस काल के बारे में पता चला है। तो मैदानी स्थल भारत के सभी हिस्सों में थे, क्योंकि भारत में बहुत सारी बड़ी छोटी नदियाँ हैं, तो इनके आसपास के जो इलाके थे और जो पहाड़ी इलाके थे, इन सभी क्षेत्रों में लोग रहते होंगे ऐसा माना गया है। इसके अलावा जो शैल गुफाएं हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई गई हैं, जहाँ पत्थर और चट्टानों से हमें पता चला है कि यहाँ पर कभी मनुष्य निवास करता होगा शायद, या फिर इधर से उधर टहलता होगा, घूमता होगा। भारत की अगर बात की जाए तो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं और आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सिक्स की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो देखो, जिस बच्चे ने हिस्ट्री ऑनर्स लिया और पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसके लिए चीज़ें तो आसान होंगी। जिसने अभी अभी लिए है और वो अभी अभी इन चीज़ों को पढ़ रहा है, तो उसे ना पहले सिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, छोटी छोटी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि चीज़ें समझ में आएँ। अब भारत में निम्न पुरापाषाण काल की अगर विशेषताएं वो पूछे तो आप क्या बताओगे। तो भारत में निम्न पुरापाषाण काल की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं ये हैं कि पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर चीज़ों को काटने के लिए, शायद चाहे पत्तों को काटने के लिए हो, घास को काटने के लिए हो या जानवरों को मारने के लिए हो, गणासे जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। गणासे का मतलब ये है कि एक साइड पर ही धार होगी, दूसरी साइड पर धार नहीं होगी। ये सोन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा अगर हम ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो अलूशियन परंपरा थी जिसके बारे में आगे चैप्टर में बात किया जाएगा, अशूलियन परंपरा माफ कीजिएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा कुल्हाड़ी विदारक जो परंपरा है इसके बारे में आगे चैप्टर में बात की जाएगी। तो सोनियन अगर परंपरा की बात करें तो इस परंपरा का जो नामकरण हुआ है वो 1939 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टी पैट सर ने और योल विश्वविद्यालय के HD13 द्वारा दिया गया है। ये सोन नदी के आसपास के 5 क्षेत्र थे जिनकी श्रृंखलाओं को जोड़कर ये माना गया है कि ये क्षेत्र सोन परंपरा के क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें कश्मीर घाटी की नदियाँ होंगी और उसके आसपास के सारे क्षेत्र होंगे। इन उपकरणों में अधिकांशतः जो होंगे वो बाहरी परतों के शल्कन यानी कि फ्लैकिंग द्वारा होंगे। जितने भी पत्थर के औजार होंगे इनके दोनों छोरों पर धार होगी, यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी, या फिर अप और डाउन दोनों तरफ। ठीक है भाई, पत्थरों में दोनों तरफ धार होगी, कब, सोन परंपरा के किसमें, पत्थरों में। तो सोन परंपरा के अगर स्थलों की बात करोगे तो यहाँ पर ये मैप के द्वारा बताया गया है और यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, लगभग 45 नाम लिखे हुए हैं जिसे आप देख सकते हो। चित्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, सोन परंपरा के जो पत्थर थे, इनके जो औजार थे, इनके चित्र कुछ इस टाइप से हैं। एक इतिहास का एक पुरातात्विक रहे हैं रॉबिन डनल, जिन्होंने 1980 के दशक में
पाकिस्तान वाले क्षेत्र के पंजाब में कार्य किया है। इन्होंने ये देखा है कि जलवायु के आधार पर और पत्थरों के औजारों के प्रयोग के आधार पर उन्होंने हिस्ट्री को अलग अलग भागों में बांटा है। और उन्होंने कहा है जो ये सोन संस्कृति है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे हमें प्राक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ तक आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हों। आगे चैप्टर में अशूलियन परंपरा के बारे में आपको पढ़ाएगा। तो अशूलियन परंपरा की बात की जाए तो अशूलियन जो शब्द है इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो कुल्हाड़ी टाइप के औजार रखते थे। यानी कि मैंने फिर से बता रहा हूँ, कुल्हाड़ी का मतलब ये नहीं कि लोहे वाली कुल्हाड़ी होगी। कुल्हाड़ी का मतलब है कि पत्थर की जो फलकें होंगी वो दोनों तरफ से धार होगी, उसे इस प्रकार से बनाया जाएगा कि वो आराम से हाथ में पकड़ में आ जाएगा और फिर उसे ना जानवरों के ऊपर मार दिया जाएगा जिससे जानवर मर जाएं और उनका शिकार करके फिर वो खा लें। तो अशूलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ियों या विदारकों के रूप में उन्नत या तेजी से बढ़ते हुए समिति आकारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उपकरण बनाने के लिए क्वार्टाजाइट जो पत्थर होता है जो नदियों किनारे मिलता है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से टूट जाता है और इसे आसानी से शेप दी जा सकती है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी उपलब्धता नहीं थी। अशूलियन मानव समूह अन्य उपलब्ध पत्थरों का प्रयोग करते थे। जैसे कि आप भीमा घाटी में जाओगे तो चूना पत्थर, यानी कि जहाँ जहाँ नदियाँ थीं वहाँ तो आराम से यूज़ हो जाता था इन पत्थरों का। लेकिन जहाँ नदियाँ नहीं थी तो वहाँ पर क्या होता था, चूने पत्थर का प्रयोग करते थे, डोलोराइट का प्रयोग करते थे, असिताश्म का प्रयोग करते थे। बिहार और बंगाल में देखोगे तो शीलीभूत जो लकड़ी थी यानी कि फॉसिल जो वुड थी उसका यूज़ किया जाता था। पत्थर के हथौड़े बनाए जाते थे, नरम हथौड़े होते थे ये। ठीक है भाई, ये अशूलियन सांस्कृतिक परंपरा क्या है, विशेषताएं हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि भारत में अगर आप निम्न पुरापाषाण काल को देखोगे तो ये लगभग 6 लाख साल पहले से लेकर 1.5 लाख साल तक होगा। ठीक है, फिर 1,65,000 से 31,000 तक के लिए, फिर 40,000 से 12,000 तक के लिए। तो ये टाइम पीरियड है, बॉक्स आप देख लेना। निम्न पुरापाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो पश्चिमी राजस्थान में आपको सिंह तलाव मिलेगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा मिलेगी, एमपी में ही आदमगढ़ की जगह मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जो कि झांसी के आसपास है, बिहार के मुंगेर जिला होगा, महाराष्ट्र में चिरकी निवासा, भीमा जलप्रपात जो घाटी है दक्कन के पठारों में, उत्तर कर्नाटक में हुंसी, और इसी प्रकार से उत्तरी कर्नाटक में हुंसका घाटी के स्थित इसमपुर, तमिलनाडु में एक जगह है स्वास्थान। तो ये सब जगह हैं निम्न पुरापाषाण काल की। तो ये चीज़ें आपको ना छोटी छोटी बहुत सारी याद करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है, जिसे आप 2 से 3 बार कम से कम पढ़िए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, अगर चीज़ें ना समझ में आए तो आप इन चित्रों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पत्थरों के औजार, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने सारे पत्थरों के औजार हैं जिनका यूज़ किया जाता था उस समय। आगे चैप्टर में मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। अब तक चैप्टर में निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो देखो भाई, मध्य पुरापाषाण काल की जब आप संस्कृति पढ़ते हैं तो इसमें भी हमें वही पढ़ना है कि इस समय में जो पत्थरों का यूज़ किया जा रहा है उन पत्थरों के यूज़ में क्या परिवर्तन आए, उनको किस तरीके से अलग रूप में ढाला गया। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग किस तरीके से रहन सहन करेंगे, ये चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। तो देखो, मध्य पुरापाषाण जो संस्कृति है ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति के बाद का टाइम पीरियड है। निम्न पुरापाषाण काल के जो लोग थे ये हस्त कुल्हाड़ियों का यूज़ करते थे, यानी कि हैंड एक्सिस का यूज़ करते थे, और विदारकों जैसे वजनदार हथियारों का यूज़ करते थे। लेकिन जब हम मध्य पुरापाषाण काल के लोगों की बात करेंगे तो ये फलकों का यूज़ करेंगे, ये विविध प्रकार के औजारों का प्रयोग करेंगे, ये शल्य उपकरण का यूज़ करेंगे, इसलिए इसे फ्लैग टूल भी इंग्लिश में बोलते हैं। यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका में पुरापाषाण काल की जो संस्कृति के लोग हैं इन्हें मुस्टेरियन संस्कृति भी कहा जाएगा। यानी कि यूरोप में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में जितने भी पुरापाषाण काल की संस्कृति के लोग हैं इन्हें मुस्टेरियन संस्कृति के लोग भी कहा जाएगा। फ्रांस में इसे ला मुस्तिये के नाम से भी जाना जाता है और इसी के नाम पर इसे मुस्टेरियन संस्कृति कहा भी गया है। हालांकि ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इस प्रजाति का लोकप्रिय नाम निएंडरथल भी था। ठीक है, जो कि प्रतिनूतन काल में रहता था। ये सब चीज़ें अगले चैप्टर में बताई जाएगी। अब देखो, हस्त कुल्हाड़ी क्या होती है, जो मैं बात कर रहा था अभी, हैंड एक्स। सामान्यतः ये पत्थर से बना हुआ एक उपकरण होगा। ये एक दोहरी सतह का औजार होगा, यानी कि इसके दोनों तरफ क्या होगी, धार होगी। इसके दोनों किनारों को तराशा जाता है और मोटे तौर पर ये एक ट्रायंगल के जैसा होता है, जिसके एक तरफ पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ से क्या करा जाता है, वार किया जाता है। विदारक यानी क्लेवर क्या होता है, ये सपाट होता है, इस एक चौड़ा आयताकार होता है। ठीक है भाई, और इसके ऊपर ना एक ट्रायंगल टाइप का फ्लैग बना होता है। इसमें एक सिरे पर एक चौड़ी काटने वाली सीधी धार होती है। गड़ासा यानी कि चॉपर, चॉपर की बात करें तो ये एक सतह वाला बड़ा उपकरण होता है जिसके सिर्फ एक किनारे को घिसकर तैयार किया जाता है, यानी कि एक ही तरफ धार होती है। और चॉपिंग टूल की बात की जाए तो ये एक मूल पत्थर होता है या कंकड़ से बना हुआ एक औजार होता है
जिस पे लहराती हुई सी धार होती है। तो वो चित्र मैंने बता रखे हैं, उन चित्रों में से आप छांट लीजिएगा। अब देखो मुस्टेरियन युग की जो उद्योग हैं, यानी कि मुस्टेरियन, अभी मैंने आपको बताया था मुस्टेरियन संस्कृति यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में यूज़ की जाता है ये शब्द, कौन सा, मुस्टेरियन। तो जो मुस्टेरियन उद्योग होंगे, इसमें क्या होगा कि पत्थरों को, अब देखो उद्योग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री वैक्ट्री लगा दी जाएगी। मुस्टेरियन उद्योग का मतलब है यहाँ पे जो पत्थर होंगे, इन फलकों का निर्माण शिकार करने के लिए किया जाएगा। बड़े पैमाने पर यह माना जाएगा ये तकनीकी परिवर्तन का सूचक है, यानी कि पहले पत्थरों को इतना ज़्यादा तराशा नहीं जाता था जितना ज़्यादा पत्थरों को यहाँ पर तराशा जाएगा। इस नई तकनीक में पहले से तैयार एक मूल पत्थर होगा और उस मूल पत्थर को इतना ज़्यादा तराशा जाएगा, इतना तराशा जाएगा कि बाकी परतें उसकी हटा दी जाएंगी और उसे ही एक हथियार का रूप दे दिया जाएगा। भारत में मध्य पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो भारत में मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति की जो विशेषता है, उसमें परतदार उपकरण होंगे, यानी कि जो पत्थर होंगे उनमें अलग अलग परतों में उसे तराशा जाएगा। तो 1956 में एक नाम है HD सांकलिया, इन्होंने पहली बार इन परतदार उपकरणों का यूज़ किया था। इन्होंने पहली बार इन परतदार टूल्स का यूज़ किया था, इन्होंने देखा था। ये कहाँ मिले थे इन्हें? ये मिला था महाराष्ट्र के नेवासा में और उत्तरी कर्नाटक की गोदावरी घाटी में। उन्होंने इसी उद्योग को नेवासियन का नाम दिया, जो कि मुस्टेरियन की तरह ही था। शीघ्र ही उन्होंने फिर और भी रिसर्च की और भी ज़्यादा शोध किए, जिससे उन्हें पता चला कि कोई ये स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये तो सामान्य विशेषता थी, ये तो समाज का एक तकनीकी विकास था, जो कि आगे यही चीज़ बताई भी गई है। भारतीय मध्य पुरापाषाण काल के विभिन्न जो उपकरण हैं, जैसे कि यहाँ पे खुरचनी मिली है, जो कि एक तरफ से भी थी, दो तरफ से भी थी, सीधी भी थी, टेढ़ी भी थी, अवतल भी थी, उत्तल भी थी, नोकदार भी थी। पत्थर खुरचनी भी थी, एक तरफ धार वाली भी थी, दोनों तरफ नोक वाली भी थी, जैसे कि यहाँ पर देखिए चित्र बने हैं। यानी कि इस टाइप के जो औजार मिले हैं पत्थरों के, ये मध्य पुरापाषाण काल में मिले हैं। यहाँ पर एक नाम आएगा, लोवा लॉय तकनीक। तो पेरिस की एक जगह थी लोवा लॉय, इसके नाम पर ही इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है, जहाँ एक खास प्रकार का मूल पत्थर तैयार किया जाता था, यानी कि ओरिजिनल पत्थर तैयार किया जाता था। यह तकनीक कछुए के आकार वाले पत्थर से निर्मित एक उपकरण का उत्पादन करती थी, जिस पर बार बार चोट की जाती थी और इसके ऊपर की परतें हट जाती थी। बाद में जो लास्ट पत्थर बचता था वही एक औजार का यूज़ होता था। तो लोवा लॉय तकनीक का मतलब यह है कि पेरिस में एक जगह है, कौन सी, लोवा लॉय, उसी के नाम पर, जहाँ जैसे वहाँ पर पत्थर तराशे जाते थे, उस टेक्नोलॉजी का नाम ही रख दिया गया, क्या, लोवा लॉय तकनीक। भारत में मध्य पुरापाषाण काल के अगर आप स्थल देखोगे तो मैप में तो इस टाइप से हैं, और यहाँ पर वो नाम लिखे हैं, जैसे राजस्थान में दिदवाना, गुजरात में हिरन घाटी, सिंधु झेलम नदियों के बीच पोटवार पठार, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में संघाव गुफा, राजस्थान में बुद्ध पुष्कर, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी, महाराष्ट्र में चिरकी निवासा, उत्तर प्रदेश में कल्पी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देखो ये चैप्टर मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपका इसमें से ध्यान भंग हुआ तो ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा के सारे ना बस पत्थर के औजारों के बारे में ही बताया गया है। और वैसे आप कहीं वीडियो देखोगे ना इसकी, तो बस वो 2-4 लाइन में ना चीज़ें ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप इसे एक एक चीज़ें देखोगे, कोई बच्चा मान लीजिए नेट की तैयारी करेगा, आगे चल के यूजीसी नेट की तैयारी करेगा, या कोई सीटेट वीटेट का एग्जाम दे रहा हो, या कोई फिर और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो इनके ना छोटे छोटे नोट्स बना के तैयार करोगे ना, तब चीज़ें समझ में आएंगी, वरना तो बस ये है कि हाँ भाई सुन के निकाल दिया। अब देखो उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति की विशेषता बताओ। पहले हमने निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी, उनके स्थल देखे। फिर हमने मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति देखी, उसकी विशेषता देखी और उसके स्थल देखे। अब उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति की बात करते हैं। तो यहाँ की अगर बात की जाएगी तो ये 40,000 से 10,000 साल इसका टाइम पीरियड है। इस संस्कृति चरण से जुड़ी जो मानव प्रजाति है, ये शारीरिक रूप से आज के मनुष्य जैसी दिखाई देती है, जो वर्तमान समय की एक प्रजाति जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। तो उच्च पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ का मनुष्य कैसा है, एक आधुनिक मनुष्य की तरह है। पत्थर के उपकरणों का निर्माण यहाँ पर भी हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के जो पत्थर के औजार होंगे, इसमें धार को और तेज कर दिया जाएगा। इसमें एक तरफ कुंद को रखा जाएगा और धार परतदार होगी और बहुत पतली सी चपटी सी होगी, और ये लंबी भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है। धार बनाने से पहले पत्थर को चारों तरफ से घिसकर चिकना कर दिया जाएगा इस दौरान। इसके बाद उसे चारों तरफ से काट दिया जाएगा, ठोक कर कई धारों को तैयार किया जाएगा। इसका अर्थ ये था कि धार को प्रत्यक्ष चोट से तैयार किया जाएगा। पहले तो घिसकर होता था, अब चोट से। धार या ब्लेड की पहली श्रृंखला निकलने के बाद ऐसी दूसरी, तीसरी और अन्य श्रृंखलाएं एक के बाद एक निकाली जाएंगी, जब तक कि वो पत्थर पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। तो इस प्रकार इस ब्लेड बनाने की जो तकनीक थी, ये सबसे बड़ी विशेषता थी किसकी, उच्च पुरापाषाण काल की। इन ब्लेडों को बहुत ज़्यादा तराशा जाता था और इसमें कुंद करके कई सारे इसके उपकरण बनाए जाते थे, बहुत सारे टूल्स बनाए जाते थे। और जो ये चीज़ कहलाती थी, इसे बैकिंग कहा जाता था। इस प्रक्रिया से बने उपकरणों को
आधारयुक्त ब्लेड उपकरण यानी कि बैक्ड ब्लेड टूल्स कहा जाता था। ये उच्च पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। आप चित्र देखकर समझ सकते हैं, शब्दों की तो छोड़ दीजिए बात। तो देखो, भारत में उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के जो औजार हैं वो इस टाइप से हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी फलकें तैयार की गई हैं, कितने ज्यादा इसमें धारदार है, कितने ज्यादा इसे तराशा गया है। तो ब्लेड रूपी जो उपकरण बनाने की तकनीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है किसकी? उच्च पुरापाषाण संस्कृति की। इसके अवशेष भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर नष्ट हो गए हैं खुली हवा में होने की वजह से, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इस चीज के बारे में पता चला है। ठीक है भाई, आगे इन्हीं जगहों के नाम दिए होंगे, यहाँ पर और भी ज्यादा चित्र दिए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में उच्च पुरापाषाण काल के रेडियो कार्बन तिथियों के बारे में पता चला। तो देखो भाई, रेडियो कार्बन एक विधि होती है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। ये कार्बन 14 नाम का एक तत्व होता है जिसके माध्यम से इसे पता चला जाता है। तो लगभग 50,000 साल पुरानी चीजें किससे पता चलती हैं? रेडियो कार्बन विधि से। और उससे भी जो पुरानी चीजें हैं वो यूरेनियम विधि से पता चलती हैं। तो आज जो तकनीकी क्रांति हुई है, रेडियो कार्बन विधियां आई हैं, यूरेनियम विधियां आई हैं, इससे हिस्ट्री को जानना और ज्यादा आसान हो गया है। अगर उच्च पुरापाषाण काल के स्थान देखोगे तो सिंध में रोहरी है, निम्न सिंध में माइलस्टोन है, बेलन घाटी में चौपानी मांडा है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बाघौर है, बिहार में मुंगेर जिला, बांग्लादेश में लालमाई, पश्चिमी त्रिपुरा में हावड़ा, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में ही मुच्छतला है, आंध्र प्रदेश के चित्तचौर हैं। तो देखो ये जगह है ना, ये खूब पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। हड्डी उपकरण की बात की जाए तो हड्डियों को किस प्रकार से हथियार का रूप यूज किया गया है, ये उच्च पुरापाषाण काल की अगली विशेषता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल गुफा में जो स्थलों से हमें चीजें मिली हैं, जैसे कि एक नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट और उनके पुत्र थे हेनरी ब्रूस फुट। ये माना जाता है इन्होंने ही सब हमारे देश में उच्च पुरापाषाण काल के बारे में बताया है। इन्हें वहां से हड्डियों से बने उपकरण मिले। नुकीले तीर, खंजर, खुरचने वाले चाकू, छेनी, कील, कुल्हाड़ी इत्यादि शामिल थे। ये सब पत्थरों के थे, ये बात ध्यान रखना। गुफाओं में जो ये हड्डियां थी, इन हड्डियों से बने उपकरणों के बारे में पता चला है। ये माना गया है ये जो गुफाएं थी अल्पकालीन होती थी, यानी कि यहाँ पर जो बंदा था, यानी कि जो व्यक्ति थे, आदिम मानव था, वो कुछ ही दिनों के लिए रुकता था, फिक्स नहीं था। तो कुछ ही समय के लिए यहाँ पर रहता था। ये माना जाता है कि जैसे बारहसिंगा वगैरह थे, इनकी हड्डियों से इन हथियारों का प्रयोग किया गया था, जैसे कि यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। मध्य पाषाण काल की संस्कृति की बात की जाए तो ये 8000 BCE से शुरू होती है। ये पुरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड है। नवपाषाण काल के बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा। इस समय टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जलवायु आर्द्र और शुष्क हो जाएगी। ऐसी जलवायु जो है मनुष्य को प्रभावित करेगी, यानी कि पहले ठंडी जलवायु थी, फिर एकदम से गर्म जलवायु हो गई। मानव और जीव जंतुओं में परिवर्तन हो जाएगा। और जब गर्म जलवायु शुरू होगी तो होलोसिन टाइम पीरियड शुरू होगा। देखो, होलोसिन जो टाइम पीरियड है वो आज से 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 10,000 साल पहले के बाद जो टाइम पीरियड शुरू हुआ है उसे होलोसिन युग कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना 10,000 BCE में हुई थी। कुछ शब्दावलियां आगे चैप्टर में दी गई हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो संस्थापक थे अलेक्जेंडर कर्निंघम, यानी कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने बड़े पैमाने पर विंध्याचल की पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी गुफाओं के बारे में पता चलाया, छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के बारे में पता लगाया। इससे पता चलता है जो ये पत्थर थे ये अर्ध चंद्राकार थे, विषम चतुर्भुजाकार थे, त्रिकोणीय थे, मुलायम थे। कोई भी औजार 1.6 सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं था। ठीक है भाई, उपकरणों के प्रकार और तकनीक के बारे में अगर बात की जाए तो छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। तकनीक के लिहाज से जो ये उपकरण हैं, इनकी प्रौद्योगिकी पुरापाषाण काल से लगातार चली आ रही है। ये सूक्ष्म उपकरण अंतिम चरण में बनना शुरू हुए हैं, यानी कि पहले तो बड़े बड़े उपकरण थे, छोटे छोटे जो उपकरण है वो अंतिम चरण में बनना शुरू हुए हैं। मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म उपकरण है इस काल की तकनीकी रूप से समृद्ध लोगों द्वारा बनाए जाते थे, यानी कि जो लोग हाथ की तकनीक बहुत ज़्यादा जानते थे, टेक्नोलॉजी में दक्ष हो गए थे, जो पत्थरों को तराश सकते थे, उन लोगों ने इन्हें बनाया है। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने कोने पर मूठ भी बना दी ताकि आसानी से हथियारों को पकड़ा जा सके। तो ये जो छोटे छोटे उपकरण हैं, ये मैथमेटिक्स में जो ज्यामितीय मैथमेटिक्स है, इसमें जिस प्रकार की जो चित्रकारी होती है, जैसे ट्रायंगल टाइप से, स्क्वायर, इस टाइप के जो हथियार थे ये बनने शुरू हो गए थे। इसमें खुरचनी, छेदक, खंती, चाकू, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर मिले हैं। ये माना जाता है इन उपकरणों का प्रयोग पौधों को काटने के लिए, या किसी संग्रह को छाटने के लिए, या रेशों को बीनने के लिए, जाल बनाने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए, या धनुष वगैरह बनाने के लिए यूज में होता होगा। सीधे सीधे नहीं बता सकते हम कि ये किस चीज़ के रूप में यूज होता होगा, सिर्फ ये अनुमान है। ये आपको औजार दिख जाएंगे, सारे औजार पत्थरों के ही होंगे। सूक्ष्म उपकरण तकनीक जो छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थरों से औजार का निर्माण किया जाएगा। सूक्ष्म उपकरणों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना भी आसान था, यानी कि छोटे छोटे जो टूल्स थे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान था। अब जो बड़े बड़े टूल्स होंगे, बड़े बड़े पत्थरों के टूल्स होंगे, भैया उन्हें कैसे उठा के वो बंदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चित्र ही है और नक्शे ही दिए हुए हैं। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, जो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे जो औजार बने हैं चकमक पत्थर के बने होते थे, औजारों की परतें उतार कर तैयार किया जाता था। इनमें धार बनाया जाता था, आड़ी धार भी होती थी, सीधी धार भी होती थी। जिस टाइप का काम होता था उस टाइप के काम से के लिए उस टाइप का औजार बनाया जाता था। 12 सींगे के जो शाखादार सींग होते हैं उन्हें जोड़कर इन्हें बनाया जाता था। 12 सींगों के जो, अगर आपने 12 सींगा का सींग देखे हों तो उस सींग से बड़े पैमाने पर ये लोग हथियार बनाते थे, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। हड्डी का इस्तेमाल मुख्य रूप से कांटेदार बर्छियों को बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा कटियाओं की संख्या मूठ के बराबर होती थी, जो कि हाथ के पकड़ने के लिए बनाई जाती थी। भारत में मध्य पाषाण काल की संस्कृति की अगर आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में शिलाचित्र, पीसने के निशान, बहुत सारे टुकड़े, मानव कंकाल, पशु हड्डियां, राख, कोयले के टुकड़े मिले हैं। भाला, तीर, धनुष और कटार, जंगली पशुओं का शिकार करते हुए दिखाए हुए चित्रों की भी खोज हुई है। मध्य पाषाण काल जीवन के बारे में ये सब चीजें बताती हैं। ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं और दक्षिण भारत के और गुजरात के बड़े स्थलों में बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिससे हमें इन सब चीजों के बारे में पता चला है। यहाँ पर कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे राजस्थान में गणेश्वर, बागौर, तिलवारा, गुजरात में लंगनाज, महाराष्ट्र में पटने, उत्तर प्रदेश में मोरखाना, एमपी में पंचमढ़ी, बिहार में पैसरा। मैप में भी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर, आंध्र प्रदेश में मुचतला, कर्नाटक में संगनाकल्लू, केरल में तेनमलाई। तो ये क्षेत्र हैं जो मध्य पाषाण काल के हैं भारत में। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। तो चैप्टर से अगर कुछ प्रश्न बने तो यही प्रश्न बनेंगे कि भारत में जो प्रारंभिक इतिहास रहा है उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, या फिर मध्य पुरापाषाण काल, या अंतिम जो पुरापाषाण काल रहा है उसकी विशेषताएं बताइए। तो आई होप सो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखो, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको चैप्टर छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से 5 ही करने होंगे या फिर 8 में से 5 करने होंगे, तो उतनी चॉइस आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर जरूर बताइएगा चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई।